हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स पर। आज जो पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, वो पेपर रहेगा टीजीटी हिंदी मेल। अच्छा, 28/8/2018 की ये इवनिंग शिफ्ट है और इस पीडीएफ में टोटल 20 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के रखे हैं और लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है। तो इस पीडीएफ तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल रहा है। बाकी देखो, एक एक करके उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व भी करवा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको समझना है। पहला क्वेश्चन देखो, एवरेज का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आगे भी आपको पेपर में मिलेगा। कहता है कि 4 घन पूर्णांक दिए गए हैं। घन पूर्णांक होते हैं देखो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई वो 4 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी और डी है। अब कहता है कि अगर आप किसी भी दो नंबर्स का एवरेज लेते हो और उसमें बचे हुए दो नंबर्स को जोड़ते हो, तो ऐसा आप एक बार नहीं कई बार कर सकते हो। जैसे एक बारी मैं ए और बी का एवरेज ले लेता हूँ और बचे हुए नंबर सी और डी को इसमें जोड़ देता हूँ। या फिर मैं अगली बारी क्या कर सकता हूँ, बी और सी का एवरेज ले सकता हूँ और उसमें बचे हुए नंबर्स ए और डी को जोड़ सकता हूँ। तो जब आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते चलोगे ना, तो ये कॉम्बिनेशन देखो 1 2 3 4 5 6 बारी बनेंगे। अब आप समझ रहे हो कि अगर भाई एक एक करके हम उन 6 को लिखेंगे तो ये अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, अगर हम इसको डिटेल करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है। हालांकि आज जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा ना, उस डिटेल से ही हम इसका निचोड़ निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। और उस शॉर्टकट से, मतलब मैं कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड आपको लगेंगे इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करने में। अब क्या वो सॉल्यूशन रहेगा, क्या वो रिज़ल्ट रहेगा, तो उसके लिए आपको समझना होगा एक बारी अच्छे से डिटेल आपको एक बारी अच्छे से समझ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप ना 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इसलिए हमें 6 रिजल्ट्स भी दिए हुए थे। आपको करना क्या है कि बस दोनों को ना जोड़ना है। जोड़ने से पहले देखो, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एलसीएम लोगे तो पूरा एलसीएम 2 बनेगा और यहाँ 2c और 2d बन जाएगा। और यही दो आप यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो आगे भी देखो ऐसे ही होता रहेगा, यहाँ 2 आता चलेगा और इधर भी ये 2a 2d सब बनते चलेंगे। तो मतलब जब इसको एक बारी डिटेल करके आप दोनों तरफ जोड़ोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या होगा कि ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, आपको 9 बारी देखने को मिलेंगे। वही 9 मैंने कॉमन ले लिया और विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। राइट हैंड साइड आपको 2 कॉमन मिलेगा और ब्रैकेट में जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, आप ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं है, ये वही 6 रिजल्ट्स का सम है जो आपको गिवन था। उसके बाद इस 9 को हम यहाँ से हटाकर यहाँ ले आते हैं। तो देखो, ये सम हो गया अब चारों पूर्णांकों का योग। लेकिन हमें चारों पूर्णांकों का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए आप समझते हो जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होती है उससे डिवाइड भी करना होता है। तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो कुल मिलाकर भैया रिज़ल्ट ये मिला कि इन जो भी रिज़ल्ट्स आपको यहाँ दिए होते हैं, आप उन सब को जोड़ो और 18 से डिवाइड करो तो औसत आ गया। देखो, यही यही चीज़ मैंने यहाँ लिख कर दिखाई है कि दिए गए सभी परिणामों का योग डिवाइडेड बाय 18। मतलब एक स्टेप में आप इसको ख़त्म कर सकते हो और 5 सेकंड भी नहीं लगने वाले। इसके अलावा मैंने देखो ये भी बताया कि भाई अगर 4 संख्याओं की जगह मान लो 3 संख्याएं हो और पेपर में ज़्यादातर 3 संख्याओं वाले यार है क्वेश्चन और वहाँ हमसे औसत पूछा हो, तो औसत के लिए करना क्या होगा कि जितने भी रिजल्ट्स हमें दे रखे हैं उनको हम जोड़े और डिवाइडेड बाय 6। तो उम्मीद है भाई ये रिजल्ट्स आपको समझ में आए होंगे। बाकी इनको याद रखना है ताकि जल्दी आप इसको कर सको पेपर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है, मैंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है एक त्रिभुजाकार खेत, मतलब एक खेत है जिसकी शेप त्रिभुज है और उधर देखो ये साइड्स नहीं है, ये साइड्स का रेशियो है, भुजाओं का ये अनुपात है। आगे कहता है इसका परिमाप 840 मीटर है। परिमाप आप समझते हो, कोई भी फिगर हो, मैं ट्रायंगल नहीं कह रहा, कोई भी फिगर, चाहे वो ऐसी फिगर क्यों ना हो, आपको करना क्या है कि जितनी साइड्स है ना उन सबको बस सिंपली जोड़ना है और परिमाप आ जाता है। तो उसी तरीके से जब ट्रायंगल की हम तीनों साइड्स को जोड़ेंगे तो हमें रेशियो में पेरीमीटर मिल रहा है 13 + 14 + 15 जो कि 42 बना रहे हैं और असल में पेरीमीटर 840 है। तो रेशियो में 42 यूनिट्स की वैल्यू 840 है, तो आप बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू 20 होगी, मतलब 840/42। तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर आप लिखोगे इस साइड को 13 × 20, इस साइड को आप लिखोगे 14 × 20, उसी तरीके से ये साइड आप लिखोगे 15 × 20। और अब इसके बाद आपको एरिया निकालना है और एरिया इस ट्रायंगल का जो निकलेगा वो हीरोन्स फार्मूले से निकलेगा, आपने पढ़ा होगा
एस इंटू में एस माइनस ए, इस तरीके से। और कोई तरीका नहीं है एरिया निकालने का। लेकिन एक तरीका यहाँ पर भी है जिससे आप एरिया सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे होगा समझते हैं। देखो आपको करना क्या है कि देखो एक ट्रायंगल याद रखना है। मतलब आपको एक ट्रायंगल याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की भाई 3 साइड्स अगर जो 13, 14, 15 होती है तो उस ट्रायंगल का एरिया ना 84 निकलता है। और ये बहुत कॉमन डाटा है, पेपर में पता नहीं कितनी बारी पूछी जा चुकी है साइड्स 13, 14, 15। तो आपको याद रखना है जिस ट्रायंगल की साइड्स 13, 14, 15 होती है उसका एरिया 84 होता है। अब जैसे कि ट्रायंगल की साइड्स मान लो मैं डबल कर दूँ, मतलब मैं 26 कर दूँ, यहाँ 28 कर दूँ और यहाँ 30, तो साइड्स डबल होने पे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एरिया भी डबल हो जाएगा, बल्कि एरिया ना 4 टाइम्स हो जाएगा। उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर साइड्स डबल हो रही है, डबल का मतलब 2, तो आप स्क्वायर करके उसका एरिया बनाओगे, क्योंकि जो एरिया होता है ना वो यूनिट स्क्वायर में चलता है। अगर मान लो कि मैं 3 गुना कर दूँ इन साइड्स को, 3 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर आप समझते हो 9 होता है, तो एरिया 84 गुना 9 हो जाएगा। तो उम्मीद है भाई ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बाकी देखो एरिया 13, 14, 15 का तो आपको याद हो ही गया 84। अब क्या था कि जो साइड्स है ना मैंने आपको करके दिखाया था वो तो 20 गुना थी, तो 20 का स्क्वायर आप समझ रहे हो 400 होता है, तो सिंपली आप 400 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आपको मिल गया। लेकिन ये एरिया ना मीटर स्क्वायर में है, जबकि हमें निकालना है हेक्टेयर में। तो अगली बात आपको पता ये होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। या फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे इस 10,000 को उठा के नीचे ले आओ 1 हेक्टेयर के। तो कहने का मतलब है ये एरिया मीटर स्क्वायर में, और अगर हेक्टेयर में बनाना है तो 10,000 से डिवाइड भी करना होगा। डिवाइड जब आप करोगे तो 84 गुना 4 होता है देखो 336, और 100 से जब डिवाइड करोगे तो 3.36 इसका एरिया होगा। बाकी देखो मैंने सॉल्यूशन में दो तरीके से करके बता रखा है आपको, एक्स मान के भी बता रखा है, तो आप वहाँ से समझ लेना। इसके बाद आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये असल में CISI से है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको समझ ही आएगा कि आपको गिवन है एक तो 2 साल डिफरेंस CI और SI का, और 3 साल का डिफरेंस वो भी CI और SI का, उनके बीच का रेशियो जो कि 40:127 है। मतलब जो आपको नज़र आ रहा है ना 127:40, तो 3 का 127 है, इसलिए मैंने 3 की जगह नीचे 127 लिखा है। अब आपको पता बस ये होना चाहिए कि 2 वर्षों में भाई जो CI और SI का अंतर बनता है वो अगर बनता है A यूनिट, तो 3 साल में वही अंतर बनता है 3A + B यूनिट। ट्री मेथड आपने पढ़ा होगा, तो ट्री मेथड से ये सब रिजल्ट्स बनते हैं, और जिसको नहीं भी पता तो वो थोड़ा सा भाई याद रख लो। उसके बाद क्या है देखो कि A की वैल्यू तो आपको नज़र आ रही है 40, इसी 40 को अगर आप उठा के यहाँ रखते हो तो आप समझ रहे हो कि 120 हो गया, और 127 बनाना है तो B की वैल्यू 7 होगी। मतलब A की वैल्यू आपको यहाँ 40 मिल रही है और B की वैल्यू आपको यहाँ 7 मिल गई। अगला स्टेप आपको क्या करना है कि ये जो B होता है ना ये A पर ब्याज होता है, मतलब ये जो 7 रुपये है ये ब्याज है 40 पर, और प्रतिशत क्योंकि मतलब ब्याज दर क्योंकि प्रतिशत में होती है तो इसलिए इंटू 100 कर देना। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, देखो ये 2 से काटोगे 5, 2 तो 7 पंजे 35/2 का मतलब होता है 17.5%। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये परसेंटेज का। कहता है कि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई। 32% की फ्रैक्शन होती है 8/25। कहने का मतलब है आप 32/100 लिखोगे और छोटा करोगे तो 8/25 बनेगा। तो 8/25 से वृद्धि होने का मतलब है कि भाई अगर पहले 25 रुपये में चीनी आती थी, अब 8 रुपये बढ़कर यानी कि 33 रुपये किलो में चीनी आ रही है। ये है देखो प्राइस, मूल्य। इसी के नीचे हमें लिखना होता है खपत यानी कि कंजम्पशन, और खपत के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस उसने ये बोला कि खपत बढ़ गई ना, सॉरी खपत घट गई। प्राइस जैसे बढ़ा तो मतलब खर्चा कम कर दिया हमने, खर्चा कम करने का मतलब है हमने सामान लाना कम कर दिया। हालांकि खर्चा थोड़ा सा बढ़ा है पहले से,
एक्सपेंडिचर आपको नज़र आ रहा होगा, जो खर्च है वो 10% से बढ़ा दिया। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि 10 से हमने खर्चा 11 कर दिया। खर्चा बढ़ाया जरूर है, लेकिन इतना नहीं बढ़ाया कि हमें कुछ फ़र्क ना पड़े। तो फ़र्क हमें ये पड़ेगा कि सामान हमारा पहले से भाई कम आएगा, जो खपत है, जो कंजम्पशन है वो पहले से कम होगी। अब यहाँ आपको ना रेशियो बनाना है कंजम्पशन का। कैसे बनेगा रेशियो, मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन आपको एक्सपेंडिचर बताते हैं, मूल्य इनटू खपत आपको खर्च बताते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना वैल्यूज़ को पलट कर लिखने वाला हूँ मैं। यहाँ मैं 33 लिखूँगा और यहाँ मैं 25 लिखूँगा। अच्छा, पलटने से क्या हुआ कि अब जो खर्च बनेगा ना वो बराबर बनेगा, और उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ जो खर्च बनेगा वो 25 गुना 33 बनेगा, और यहाँ जो खर्च बनेगा वो भी 25 गुना 33 से बन रहे हैं। तो कहने का मतलब बराबर बन गया। लेकिन ये खर्च हमें बराबर नहीं रखना, बल्कि 10:11 में रखना है। तो अब एक छोटा सा 10 आप यहाँ मल्टीप्लाई करा लो और 11 को यहाँ मल्टीप्लाई करा लो, तो खपत का जो रेशियो आपका बनेगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुका है। हालांकि इसको अगर हम और छोटा करें तो आप समझ पा रहे हो, 11 से ये नंबर 3 बारी कटता है, और 5 से ये नंबर 2 बारी, और 5 से 5 बारी। तो कुल मिलाकर भाई जो रेशियो हमें खपत का मिला वो 6:5 मिला। अच्छा, यही रेशियो मैंने सॉल्यूशन में सॉल्व करके आपको दिखा रखा है, वहाँ मैंने एक्स और वाई माना है। तो अगर आपको ये रेशियो बैलेंस करना नहीं आता तो एक्स और वाई की टर्म्स में भी आप समझ सकते हो। अब इससे आगे की बात, जैसे कि खपत का रेशियो हमें मिल गया 6 और 5, तो इसका मतलब है कि अगर पहले 6 यूनिट सामान आता था तो अभी 5 यूनिट आएगा। हालांकि पहले हमें बता रखा है 10.8 किलोग्राम सामान आता था, तो ये 6 की वैल्यू है। और अगर ये 6 की वैल्यू है तो आप 6 से इसको डिवाइड कर लो ताकि 1 की वैल्यू आ जाए। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे 6 से, 1 की वैल्यू आ जाएगी, और साथ साथ आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि 5 की वैल्यू आ जाए। डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक 10 आ गया। 5 ने काटा 2 बारी, और 6 गुना 2 12 होता है, और 12 के टेबल में ये नंबर 9 बारी में कटते हैं। तो यानी अब सामान 9 किलोग्राम आएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको हमें एक एक स्टेप में करना होगा, बेसिक स्टेप्स में समझा देता हूँ मैं आपको सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई, जैसे कि सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, आपको समझना ये है कि जैसे 1.25 है, तो 1.25 को ना देखो आप लिख सकते हो 0.25 इंटू 5। अब अगर मैं यहाँ पर पावर लगा दूँ मान लो 2, तो यहाँ पर भी ना आपको पावर्स 2 लगानी होगी। तो मतलब 1.25 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो फैक्टर्स में, 0.25 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। वही चीज़ देखो, जब हम ऐसे लिखेंगे इसको तो होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में आप समझो। देखो, ये जो मैंने स्टेप समझाया इसका यूज़ बाद में होगा। पहले स्टेप में आप इतनी सी बात समझो, देखो कि ये 1.25 का क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब भाई 1.25 का स्क्वायर तो कॉमन लिया जा सकता है। अब यहाँ से एक 1.25 और बचा, तो देखो लिख रखा है मैंने यहाँ 2.25 बचा। उसी तरीके से जब आप यहाँ से कॉमन लोगे 0.75 का स्क्वायर, तो आपको ब्रैकेट में इतना मिलेगा। वही काम आपको नीचे भी करना है। तो एक स्टेप सॉल्व करने के बाद होगा क्या कि आपको ना 1.25 स्क्वायर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर इतना मिल रहा है, मतलब ऐसे आप लिख लेना। अब जो मैंने आपको स्टेप बताया था, अब यहाँ उसका यूज़ करोगे। इसको ना देखो आप ऐसे लिखोगे। उसी तरीके से 0.75 का मतलब 0.25 इंटू 3 होता है, बट पावर दोनों पे 2 आएगी, तो मैंने ऐसे लिखा। और नीचे भी देखो बिल्कुल ऐसे लिख के दिखा रखा है आपको। तो ऐसा करने के बाद दोबारा से आप ना कॉमन ले सकते हो 0.25 का स्क्वायर, और उसको कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में छोटी सी कैलकुलेशन मिलेगी। कॉमन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 64 आपको मिल जाएगा। और अगर x 64 है तो हमसे अंडर रूट ऑफ x पूछा, यानी अंडर रूट ऑफ 64, तो आंसर इसलिए होगा 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से। तो कल भी जो मैं पेपर करा रहा था तो वहाँ भी हमें ये क्वेश्चन मिला था। इसमें क्या था कि जैसे मान लो 2 आदमी भाई आमने सामने एक दूसरे के चलते हैं, और वो किसी न किसी पॉइंट पर मिलते हैं। तो मिलने के बाद क्या होगा कि ये जो पहला आदमी है जो यहाँ से चल रहे हैं, तो वो इस दूरी को चलेगा। इस दूरी को चलने में मान लो उसने t1 टाइम लिया,
उसी तरीके से जो दूसरा आदमी यहाँ से चलता आ रहा है तो मिलने के बाद वो इस दूरी को चलेगा। उसने मान लो T2 टाइम लिया, तो इस पहले वाले की स्पीड और दूसरे वाले की स्पीड का रेशियो जो हमें मिलता है ना, वो अंडर रूट में उल्टा टाइम का मिलता है, मतलब T2/T1। ये आपको स्टेप पता होना चाहिए। इसके बाद देखो कुछ नहीं है, मैं सॉल्यूशन से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखो आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड जो बनेगी ना, जो उनका रेशियो बनेगा, तो वो उल्टा टाइम का अंडर रूट बनेगा। तो इसीलिए जो दूसरे वाला टाइम था वो हमने पहले लिखा और पहले वाला टाइम बाद में। अब जब कैलकुलेट करोगे तो समझ पा रहे हो, देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 36/25 बचा, और उसका अंडर रूट करोगे तो 6/5 आ गया। तो कहने का मतलब है भाई, अगर पहली ट्रेन की स्पीड 6 यूनिट है और दूसरी ट्रेन की 5 यूनिट है, तो इस 6 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 72। आप समझ रहे हो, 1 यूनिट की वैल्यू 12 होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 12 होगी, यानी इस ट्रेन की स्पीड रहेगी 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। तो इस 7th क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि भाई 10 और 60 के बीच दो अंकों की एक ऐसी संख्या है कि जब हम उसके अंकों को पलट दें, तो अंकों को पलटने के बाद जो भी संख्या निकल कर आएगी, उस संख्या को और पहली वाली ओरिजिनल संख्या को जोड़ने पर वो 11 और 8 दोनों से विभाज्य है। 11 और 8 से विभाज्य होने का मतलब है 88 से विभाज्य है। तो अंकों का अंतर भी आपको बता रखा है 6। तो वो जो भी शुरुआती नंबर है भाई इनके बीच में जो है, तो उस नंबर को जब हम 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा रिमाइंडर। देखो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन आपके मतलब सॉल्यूशन आपके सामने है। यहाँ मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर और अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या 88 का योग होगा, वो मैंने आपको समझा दिया, LCM है। अब देखो यहाँ कोई नंबर मैं मान लूँ अगर XY, तो पलटने के बाद वो YX बनेगा। अब इस XY को भी ना देखो एक लिखने का तरीका होता है, बचपन से हमें सिखाया गया है कि ये जो X है ये 10 प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, Y 1 प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस नंबर को आप 10x + y लिख सकते हो। उसी तरीके से इस नंबर को आप 10y + x लिख सकते हो। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको देखो एक रिजल्ट मिल गया, 11x + 11y = 18 या x + y = 8। कहने का मतलब है कि ऐसे अंकों को पलटने के बाद जो दो नंबर्स को हम जोड़ते हैं ना, तो ये बात पक्की है कि उनका सम हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, मतलब वो 11 से कटेगा ही कटेगा, या तो वो 55 बनेगा या 44 बनेगा, इस तरीके से। और जैसे कि यहाँ पर भी 88 बन रहा है तो वो भी 11 का मल्टीपल है। तो सॉल्व करने पे हमें x + y की जो वैल्यू मिली वो 8 मिली, मतलब जो दो अंक यहाँ पर होंगे ना, उन दोनों अंकों का योग 8 है, जबकि उनका अंतर भी हमें दे रखा है वो 6 है। अब यहाँ मैंने छोटी सी दो इक्वेशन मान ली। अगर वो दो अंक हमने x और y माने थे तो इसका मतलब है भाई y + x को आप 8 लोगे, और यहाँ मैंने x - y नहीं लिखा क्योंकि ये बात आपको समझनी है। x y ओरिजिनल नंबर था और y x चेंज होने के बाद नंबर था। तो x y क्योंकि यहाँ पर छोटा नंबर है और छोटे नंबर में ये अंक क्या होता है, छोटा होता है, तो छोटे में से बड़ा नहीं घटाना, बड़े में से छोटा घटाना है। तो इसलिए दो अंकों का अगर अंतर 6 है और दोनों का योग 8 है, तो बड़ा अंक उसमें से निकालने के लिए आप समझते हो दोनों को जोड़ के आधा कर लो। तो 8 और 6 14 का आधा 7 हुआ, और छोटा अंक निकालना है तो दोनों का अंतर बटे 2। 8 में से 6 गया 2, 2 का आधा 1, तो मूल संख्या 17 बनी। और 17 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो बहुत सिंपल है, रिमाइंडर 6 बचेगा। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर। नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, पाइप और टंकी का ही क्वेश्चन है। एक छोटी सी करेक्शन है, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ टंकी को भरने में कुल 25 मिनट लगे हो, ये लाइन गलत है, यहाँ इसको लिखना था यदि शेष टंकी को, मतलब शेष टंकी को भरने में अगर 25 मिनट लगे हो तो x का मान ज्ञात करें। सवाल मैं आपको समझा रहा था, दो टंकी है, मतलब सॉरी दो नल है A और B। तो पहला नल देखो x घंटे में टंकी को भर सकता है, x मिनट में सॉरी, और दूसरा नल 80 मिनट में उसी टंकी को भर सकता है। तो पूर्णतया खाली मतलब पूरी तरीके से खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को 20 मिनट के लिए खोला जाता है, मतलब 20 मिनट तक दोनों ने साथ काम किया और फिर B को बंद कर दिया। और कहता है कि भाई शेष टंकी
25 मिनट में भरी है, तो x का मान क्या होगा? कहने का मतलब है पहला नल कितने मिनट में इस टंकी को भर पाएगा। तो मैं सॉल्यूशन के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखो, एरर मैंने यहाँ पे ठीक कराया है, वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो भाई, नल बी का तो बता ही रखा है ना कि वो 80 मिनट में टंकी भर सकते हैं, तो मैंने इसलिए मान लिया टंकी की क्षमता 80, और यहाँ से मुझे नल बी की क्षमता मिल गई 1। तो पहले 20 मिनट दोनों नल एक साथ चले थे, और अगले 25 मिनट ना सिर्फ ए काम करेगा क्योंकि बी को तो बंद कर दिया था। अब ए और बी अगर जो 20 मिनट चले हैं और नीचे ए 25 मिनट चला है, तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि ये जो ए पाइप है ना, इसने देखो ऊपर 20 मिनट काम करा, नीचे 25 मिनट काम करा, तो मतलब 45 मिनट कहीं ना कहीं वो चला ही है। और 45 मिनट में ये जो नल है वो कितना चला होगा, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। हमारे पास क्षमता देखो बी की है, वो क्षमता 1 है, और आखिरी के जो मतलब आखिरी के नहीं सॉरी बी ने जो टोटल यहाँ योगदान दिया है ना अपना, वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट दिया है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि ए ने तो भाई टोटल 45 मिनट काम किया है, और बी आप देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट काम किया है। तो 20 मिनट में ए टू जेड कितना काम है ए का, वो आ गया 20, क्योंकि क्षमता 1 है। और अब जो बचा 60, तो वो भाई ए ने दिया है टोटल काम, और वो 45 मिनट में दिया है। तो आप करोगे क्या, इस 60 को ना 45 से डिवाइड करोगे ताकि आपको नल ए की क्षमता मिल जाए, जो कि 4/3 आ रही है। अब नल ए पूरी टंकी को भरने में जो x मिनट ले रहा था, उस x मिनट का मान कैसे निकलेगा कि टोटल इतना हिस्सा 4/3 की क्षमता से जब वो भरेगा तो 60 मिनट लेगा। तो 60 मिनट इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 9 है और रेशियो का अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में 5:4 का अनुपात था। कहता है कुछ और पुरुष तथा महिला कर्मचारी इस रेशियो में कंपनी में आ जाते हैं। उससे क्या होगा, देखो पुरुष और कर्मचारी चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए उनका जो नया रेशियो है वो इतना हो जाता है। और इसके अलावा बताया कि इनकी कुल संख्या 1620 होगी। कहने का मतलब है इन दोनों को ना, मतलब इस 1620 को आप इस रेशियो में बांट दो, तो आपको पता चल जाएगा लास्ट में, एट लास्ट, कितने यहाँ पर पुरुष कर्मचारी है, कितनी महिलाएं कर्मचारी है। और ऐसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर इसको कैलकुलेट करने पे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कुल कितने यहाँ पर कर्मचारी थे। समझते देखो सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई, जैसे कि लास्ट में 1620 टोटल कर्मचारी हो गए थे और ये रेशियो था लास्ट में, तो इसी रेशियो में जब आप बांटोगे कि भाई 68 और 67, ये होता है 135 यूनिट, तो 135 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतने पुरुष और इतनी महिलाएं कर्मचारी थी एंड में। अब क्या हुआ कि शुरुआत से समझते हैं। देखो, मैंने ये मान लिया कि भाई शुरुआत में जो पुरुष थे वो 5x थे और जो महिलाएं थी वो 4x। अब जो नए पुरुष और महिलाएं आई थी ना, वो 2:3 में आए थे, तो मैंने मान लिया 2y और 3y आए थे। तो 2y मैंने जोड़ा 5x वाले पुरुषों में, और 3y नई महिलाएं जो आई है तो वो 4x महिलाओं में जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद तो देखो संख्या इतनी इतनी हो जानी चाहिए, टोटल पुरुष इतने, टोटल महिलाएं इतने। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखो यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सॉल्व करना आपको आता है कि किसी भी एक वेरिएबल को ना आप सेम बना सकते हो। जैसे मान लो कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से और नीचे वाली को 5 से, तो 20x कैंसिल हो जाएगा, और 4 दूनी 8y, 5 दिया 15y, दोनों का अंतर 7y हो जाएगा। और उधर से जब आप इसको 4 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी अंतर होगा वो वैल्यू आपकी, मतलब वहाँ से आप y को कैलकुलेट कर सकते हो, और y कैलकुलेट हो जाएगा तो बहुत आसानी से आपका x भी कैलकुलेट हो जाएगा। और x बल्कि आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप y कैलकुलेट करोगे, तो ये तो आपको पता ही है कि भाई अगर y का मतलब जैसे कि यहाँ पर 108 आ रहा है, तो इसका मतलब नए कर्मचारी जो कि टोटल 2y + 3y मिलकर आए थे 540 होंगे। और 540 अगर मैं घटा दूँ लास्ट वाले कर्मचारियों की संख्या में से, यानी 1620 में से, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई शुरुआत में 1080 रहे होंगे। तो मतलब बेसिक सी कैलकुलेशन है वो आप कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ने कहता है आधार त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर।
वाले धातु से बने एक शंकु को पिघलाकर उसे एक गोले में ढाला जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो आपको पता है कि जब भी देखो 3D में हम शेप बदलते हैं तो वॉल्यूम्स को इक्वल कर देते हैं। अब वॉल्यूम जो होता है शंकु का वो तो भाई इतना होता है, और जो वॉल्यूम होता है गोले का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आपको देखो आर दे रखा है, एच दे रखा है, तो आप ये वाला आर निकाल सकते हो, और जब ये आर आ जाएगा मतलब त्रिज्या आ जाएगी गोले की, तो उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। है ये मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि ये वॉल्यूम ऑफ शंकु है यानी कोन, और ये है गोले का वॉल्यूम। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करने पे ना इस गोले की त्रिज्या निकाल पा रहे हो 2.1, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी आर को आप यहाँ जब लिखोगे तो बहुत आसानी से आपको कैलकुलेट करने पे 55.44 मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 11 है प्रॉफिट एंड लॉस का, और बहुत पुराना क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझते ही देखो। कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन अगर वो खुद ही इस सामान को 20% कम में खरीद कर लाता और पहले से 180 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब यहाँ से ना देखो हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और जब वस्तु का क्रय मूल्य हम कॉस्ट प्राइस निकाल चुके होंगे तो फिर इस रेट पर बेचने पर कितना लाभ कितनी हानि हुई होगी पता लगा सकते हैं। तो सॉल्यूशन के थ्रू इसको समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पर कि मैंने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य ना 100 रुपये है, तो जैसे कि 20% लाभ पर वस्तु को बेचा जा रहा था तो 120 में बेचा जा रहा होगा। अब दूसरी कंडीशन में कहता है, कंडीशन एक हमें दे रखी है कि अगर वो खुद 20% कम में ख़रीद कर लाए तो 100 वाला सामान भाई वो 80 में लेकर आता, और पहले से 180 रुपये कम में बेचे। तो देखो 180 को आप बीच में नहीं लेकर आ सकते क्योंकि ये रियल डाटा है और ये आपने खुद से मान रखा है, ऐसे डाटा मिक्स नहीं होते। तो आप इसको साइड रखो और ये बात समझ लो कि ये कुछ नहीं है, बस दोनों सेलिंग प्राइसेस का अंतर है। उससे आगे अगर हम बढ़े तो बोला था कि भाई 25% का फिर उसको प्रॉफिट होता, तो जाहिर सी बात है जब उसका कॉस्ट प्राइस 80 होता तो 80 पे ही 25% कैलकुलेशन होती। तो 80 का 25% होता है देखो 20 रुपये। 20 आप जोड़ोगे तो आप कहोगे कि 100 रुपये में, यानी कि वो यहाँ सामान बेच रहे हैं। अब आप देख पा रहे हो इन दोनों सेलिंग प्राइसेस का अंतर 20 है, बट बता 180 रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, और सीपी जो होगा वो 100 यूनिट था तो 900 आ गई। अब इसी में एक छोटी सी चीज़ हमसे पूछी थी कि अगर वो वस्तु को बेचे इतने में तो लाभ होगा या हानि, और कितना % होगा। तो आप देख पा रहे हो ये लाभ है और 76.50 रुपये का ये लाभ है, और प्रॉफिट % निकालने के लिए नीचे हम सीपी रखते हैं और इनटू 100, तो कैलकुलेट आप करोगे तो 8.5% इसका आंसर होगा। चलते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो रेशियो का क्वेश्चन कह लो या फिर सिंप्लीफिकेशन का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको बता रखा है कि इन दोनों का रेशियो इतना है, तो आप समझते हो देखो प्रोपोर्शन में चारों नंबर है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट के साथ होती है। तो जब आप 13 की मल्टीप्लाई x³ + y³ में करोगे तो आपको देखो 13x³ + 13y³ मिलेगा। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ होती है, यानी कि 14x³ - 14y³। अब आप x वाले नंबर एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ, तो 13x³ को आप माइनस करोगे ना 14 में से, x³ बचेगा, और ये -14 इधर आकर ऐड होगा तो 27y³ बना। तो यहाँ से आपको x³ और y³ की जो वैल्यू मिलेगी वो आप समझ पा रहे हो, वो वैल्यूज़ आपको मिलेगी 27 और 1, और x और y की वैल्यू क्या होगी तो आप उसके लिए क्यूब कर लेना, मतलब क्यूब रूट कर लेना। तो 3 और 1 आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और इन्हीं वैल्यूज़ को उठाकर अब सिंपली आपको यहाँ रखना है। तो x² का मतलब देखो 9 हो गया, y² का मतलब 1 हो गया, 9 और 1 10 हुआ। उसी तरीके से 9 में से 1 गया 8, और 10 और 8 का रेशियो बनता है 5:4। बाकी भाई नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन आपको नीचे मिल रहा है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका HCF 81 है, उनमें से एक संख्या 250 और 350 के बीच में है, दूसरी संख्या इस रेंज में है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। समझते देखो सोल्यूशन से। जैसे कि मैंने आपको हमेशा समझाया कि HCF का काम होता है नंबर्स को बनाना,
अब HCF 81 है, तो आप एक नंबर को 81A मान लो और दूसरे नंबर को 81B। हमेशा की तरह A और B को प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों का योग हमें दे रखा है, जब अब इनको जोड़ेंगे ना तो 81 को तो कॉमन ले लेंगे, तो ऐसे हमें नज़र आएगा। और यही 81 जब इसको काटेगा तो 15 टाइम्स काटेगा। कहने का मतलब है A प्लस B यहाँ पर 15 होगा। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर 15 बनाया जा सके, लेकिन वो दोनों आपस में कोप्राइम भी हो, तो वो ये नंबर्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन नंबर्स में से भी आप इनको नहीं ले सकते। अगर आप इनको उठाते हो ना 1 और 14 को, तो 1 और 14 का मतलब होगा जब आप यहाँ रखोगे 1 और यहाँ रखोगे आप 14, तो आपको एक नंबर तो मिलेगा 81 इंटू 1, यानी कि 81। अब ध्यान से आप देखो, एक कंडीशन आपको गिवन थी। देखो कंडीशन ये थी कि भाई उनमें से एक संख्या 250 और 350 के बीच में है, लेकिन हमारी तो 81 आ रही है, तो वो इस रेंज में है ही नहीं। और साथ साथ दूसरी 800 और 900 के बीच में। तो इस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है कि नंबर्स कुछ ऐसे बने कि इनके बीच में हो। अब चलते हैं देखो फिर से सॉल्यूशन पे। देखो सिर्फ एक यही पेयर होगा जो वैल्यूज़ को बना पा रहा होगा। जब 4 और 11 आप लोगे तो इसका मतलब एक नंबर 81 इंटू 4 बनेगा और दूसरा नंबर 81 इंटू 11 बनेगा। देखो यहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलेगा 891, और ये 800 और 900 के बीच में भी आ रहे हैं। यहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल रहा है 324, तो ये भी देखो 250 और 350 के बीच में है। तो ऐसे दोनों नंबर्स बनाने के बाद हमें उनका अंतर करना था। अब देखो नंबर्स को मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि डिफरेंस करते टाइम 81 फिर से कॉमन चला जाएगा और ब्रैकेट में 11 में से 4 गया 7, तो 81 इंटू 7 यानी कि 567 होगा दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस। चलते भाई अगले क्वेश्चन पर। नंबर जो 14 है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कहता है कि किसी निश्चित वार्षिक दर पर, मतलब किसी वार्षिक दर यानी कि ब्याज की दर से 50,000 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। इतने रुपए हो जाने का मतलब अमाउंट है ये, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, मतलब साल साल में देना है, और वह राशि उसी दर से 3.5 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। और थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आंसर करना है। तो सीधा देखो सॉल्यूशन से मैं आपको समझाता हूँ। तो समझाइए कि जब भी हमारे पास प्रिंसिपल भी हो अमाउंट भी हो, तो ये तो बात पक्की है कि उनको छोटा करना ही करना है, रेशियो में बनाना ही बनाना है। तो जब मैंने रेशियो में बनाना शुरू किया तो मुझे करते करते ये नंबर 100 और 121 नज़र आ गए। अच्छा, अब क्योंकि ये 2 साल का केस है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इनका अंडर रूट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशियो बनता है। हाँ, अगर 3 साल का केस होता तो फिर हम क्यूब रूट करते हैं, 2 साल का है तो अंडर रूट। अंडर रूट इनके होते हैं देखो 10 और 11। तो 10 और 11 का मतलब है भाई हर वर्ष 10 से 11 रुपये हो जा रहा है अगर पैसा, तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। और ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। अब हमें इसी रेट से 10% की दर से 3.5 वर्षों में बताना है कि कितना ब्याज मिलेगा। देखो 3.5 वर्ष में आप टोटल 4 बारी ब्याज दोगे। पहले वर्ष के अंत में पूरा 10, फिर से 10, फिर से 10। लेकिन ये चौथी बार आप ब्याज दोगे ना तो ये आधे टाइम के लिए दोगे, इसलिए मैंने हाफ कर दिया 5%। इन सब की फ्रैक्शंस ये होती है। और रेशियो मेथड आपको पता है कि पहले साल 10 से 11 में आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरे साल सेम 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11, लेकिन चौथे साल 20 से 21 होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो प्रिंसिपल बनता है, इनको मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट, और यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट हमें मिल गए। और प्रिंसिपल हमें पता है कि जो हमारा 20,000 बना है ना, वो एक्चुअली में 50,000 है, यानी 2.5 गुना। तो 2.5 गुना जब आप इसका करोगे तो यहाँ से आपको अमाउंट मिल गया। और क्वेश्चन में अमाउंट ही पूछा था, तो राउंड ऑफ आप थोड़ा सा करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये यूनिट डिजिट का इकाई अंक का, और आप सब ने पढ़ रखा होता है कि 23 नहीं लेना, सिर्फ 3 लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ 8 लेंगे और यहाँ हम लेंगे 7 की पावर 492। अब देखो 3 हो या 8 हो या 7 हो, इन तीनों में क्या होता है कि 4 की साइक्लिसिटी चलती है। मतलब कोई कितनी बड़ी पावर क्यों ना पूछ ले आपसे, लेकिन आप उसको 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा ना, उतनी पावर का यूनिट डिजिट निकालते हो। अब 729 में जब आप डिवाइड करोगे 4 से,
तो 4 से आप डिवाइड करके देख लेना, आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा, मतलब हमें 3 की पावर 1 लेनी होगी। यहाँ जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि पावर 4 लेनी होती है, तो आप यहाँ 8 की पावर 4 लोगे। और जब आप यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी 7 की पावर 4 लोगे। अब देखो 3 की पावर 1 3 होता है, 8 की पावर 4 आप समझते हो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 गुना 64 कर लो, और 64 गुना 64 का भी 4 गुना 4 यानी कि 6 होगा। 7 की पावर 4 आपको याद होनी चाहिए 2401 होती है, जिसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ से देख पा रहे हो 3 गुना 6 18 होता है, और 18 में 1 जोड़ोगे 19 होता है, तो 19 का भी ना 9 इकाई अंक होगा। यही सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझ रहे हैं कि भाई 8% की फ्रैक्शन क्या होती है। 8% डिस्काउंट दिया है ना, तो आप बोलोगे 2/25 होती है। तो 2/25 में 2 तो देखो डिस्काउंट होगा, और 25 रुपये आपका मार्केट प्राइस होगा। तो इसका मतलब है 25 वाला कोई सामान 2 रुपये की छूट पर हमें 23 में मिला, जबकि हमें मिला वो इतने में है। तो 23 का कितने गुना है भैया, तो 23 एक कम 23, और बचा 138, तो 6 बारी में और कट गया। तो आप कह सकते हो कि अगर 23 यूनिट इतना है तो 1 यूनिट 16 है, और मार्केट प्राइस 25 गुना 16 यानी कि 400 हो गया। अब उसके बाद आगे कहता है कि भाई अगर कोई डिस्काउंट ना दे, तो कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो सीधी सी बात है 400 में बेचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस भी है इस कंडीशन के लिए, और 25% का लाभ हुआ है। 25% की आप फ्रैक्शन समझते हो 1/4 होती है, और 1/4 का मतलब होता है कि भाई अगर 4 में खुद खरीदा तो 1 रुपया कमा कर 5 में बेचा, लेकिन बेचा अब की बारी 400 में है। 5 यूनिट बराबर 400 है, तो आप बोलोगे 80 गुना, तो बस 80 गुना आप जब 4 को करोगे तो सीपी आपको 320 मिल गया। बाकी यही चीज़ देखो मैंने नीचे सॉल्यूशन में बताई है, आप वहाँ से समझ सकते हो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। कहता है कि किसी भिन्न जो लघुत्तम पदों में है, मतलब दोनों फ्रैक्शंस बिल्कुल अपने आप में छोटी हैं, के अंश में 150% की वृद्धि और हर में 300% की वृद्धि की जाए तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न का हर अंश से 260% अधिक है, तो वह मूल भिन्न ज्ञात करें। अब देखो अगर कोई मैं मूल भिन्न x/y मानता हूँ, तो ऊपर वाले नंबर को आप समझते हो अंश बोला जाता है, और ये नंबर पहले से ही अपने आप में 100% होते हैं। जैसे देखो यहाँ 150% बढ़ाया, तो हम इसको लिखेंगे भाई 100 तो पहले से था, 150 बढ़ा दिया, तो अब ये 250% हो गया खुद का। उसी तरीके से हर भी अपने आप में 100% होता है। जैसे कि हर में 300% की वृद्धि हुई, तो 100 तो ये पहले से ही है, 300 बढ़ाने के बाद अब ये 400% हो गया। आगे देखो जो भी बोला है उससे मैं आपको सॉल्यूशन में दिखाता हूँ किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, और वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं x/y। जैसे कि माना कोई भी x/y है जहाँ x अंश है और y हर है, अपने आप में 100% होती है। तो उसी तरीके से देखो हमने नया जो अंश बनाया था वो इतना बनाया था, नया हर हमने जो बनाया था वो इतना बनाया था। तो अब जैसे कि बताया कि ये जो हर है ना, ये 260% अधिक है अंश से, तो ये 100% तो देखो फिर से अपने आप में है। 260 आप इसको बढ़ा दोगे तो यानी कि अंश का 360% होना चाहिए हर, इसलिए मैंने यहाँ अंश के साथ 360% लिखा और बराबर कर दिया हर को। सिंपली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x/y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/9। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 से है, रिलेटिव स्पीड का केस है। कहता है कार का चालक जो 88 की स्पीड से कार चला रहा है उसी दिशा में चल रही एक बस को अपने से 80 मीटर की दूरी पर देखता है। मतलब कार उससे 80 मीटर दूर थी, लेकिन 40 सेकंड में क्या हुआ कि वही कार बस से 120 मीटर पीछे होगी, सॉरी मतलब वही कार बस से 120 मीटर आगे होगी। अगर बस 120 मीटर पीछे है तो कार इसका मतलब 120 आगे है। तो कहने का मतलब ये है कि इस 40 सेकंड में पहले तो वो बस तक पहुंचा जिसके लिए उसे 80 मीटर चलना था, और फिर वो बस से भी आगे हो गया 120।
तो 80 और 120 यानी कि उसने टोटल ना 200 चला है। जो टोटल डिस्टेंस उसने चला वो 200 मीटर चला। अब देखो डिस्टेंस आप समझते हो, स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम भी आपको दे रखा है 40 सेकंड, और यूनिट भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है क्योंकि मीटर के साथ सेकंड चलते हैं। ये डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड्स में चाहिए। बस अब जो स्पीड बनेगी ना वो हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। पहली बात तो ये है, देखो जो कार की स्पीड है वो 88 है और बस की स्पीड को मैं मान लेता हूँ b है। अब देखो सेम डायरेक्शन में आप समझते हो, ओवरटेकिंग के कंडीशन में डायरेक्शन में तो स्पीड्स माइनस होती है, तो इसलिए मैंने 88 में से b को घटा के दिखाया है। लेकिन ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में बन रही है तो इसलिए आप इसको 5/18 से और मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। अब बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। 40 से देखो ये नंबर 5 बारी कटा, 5 से 5 कट गया, तो 88 माइनस b बराबर हो गया 18 के। और आप समझ पा रहे हो, इस 18 को यहाँ लेकर आओगे तो b उधर प्लस का हो गया, 88 माइनस 18 होता है 70। इसके बाद देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन के, समझते हैं। देखो यहाँ पर कहता है कि निम्न दंड आलेख जो एक आदमी के विभिन्न विभागों में महिलाओं की संख्या को दर्शाता है और सारणी को पढ़िए ताकि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो भाई, कर्मचारियों की कुल संख्या आपको दे रखी है 6400 और ये दिखा रखी है आपको डिपार्टमेंट ABCDE, और महिलाओं की संख्या है ये। आगे क्या कहते हैं कि विभाग ए में कर्मचारियों की प्रतिशतता, कहने का मतलब है किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं। अब देखो जैसे कि टोटल तो आपको कर्मचारी पता ही है 6400। मान लो मैं पूछूं कि भाई ए में बताओ कितने हैं, तो आप बोलोगे 6400 को ना 18% निकाल लो। तो जब 18% आप इसका निकालोगे टोटल कर्मचारी आ जाएंगे, और उसमें से देखो महिलाएं आपको यहाँ नज़र आ रही है, तो महिलाएं आप घटा लोगे तो पुरुषों की संख्या भी आ जाएगी। अब सीधा चलते हैं, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है। कहता है विभाग ABC में कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या का B, D और F में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या से क्या अनुपात है। तो सॉल्यूशन से मैं समझाता हूँ इसको। सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले आपको पता ये लगाना है कि A, B और C में जो कुल कर्मचारी है वो कितने होंगे। तो टोटल तो देखो 6400 है, और ABC में जो 18%, 12% और 20% कर्मचारी है वो मैंने इकट्ठे जोड़ लिए, और एक ही बारी में इतना परसेंट निकाला तो मुझे मिल रहा है यहाँ से 3200। अब 3200 में से देखो महिलाएं कितनी है वो तो हमें दिखाई रखा था चार्ट में, तो मैंने ABC में महिलाएं जोड़ ली तो 1310 निकली। अब इसी में से आप जब 1310 घटाओगे तो आदमी 1890 हो गए। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई जो आदमी है ABC में वो तो है 1890। अच्छा, इसका रेशियो हमें निकालना था B, D और F में मिलाकर कितनी महिलाएं हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना। B, D और F में आपको चार्ट दे रखा है तो वहाँ से वुमेंस को जोड़ लेना, और इसके बाद सिंप्लीफाई करने पर रेशियो मिल रहा है 63:65। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका कॉम्प्रीहेंशन का भी और इस पेपर का भी। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। सॉल्यूशन से मैं आपको समझाता हूँ। कर्मचारियों की मुझे कुल संख्या चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि कुल कर्मचारियों में से जितनी भी महिला कर्मचारी है उनको माइनस कर लूँ। अच्छा, कुल कर्मचारी गिवन है 6400, और वो जो हमें लाइन ग्राफ दे रखा है तो वहाँ से आप एक एक करके सभी वुमेन को जोड़ लेना, तो वो निकल जाएगी 3390। तो 6400 में से जब हम सभी महिलाओं को हटा रहे हैं तो इतने पुरुष हैं, यानी कि कुल मिलाकर बस इन्हीं का प्रतिशत पूछा है, और पूरी मतलब कर्मचारी मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तुलना में, जो कि 6400 है। कैलकुलेट आप करोगे तो लगभग 47% आपको मिल जाएगा। बाकी देखो यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है, और जल्दी इसके बाद मिलते हैं अगले पेपर के साथ। बाकी तब तक आप इस पेपर को कंप्लीट करो। थैंक यू।